हेलो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग सीखते हैं OOR या जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपके सामने ये प्रस्तुत है इसकी डिफिनीशन। सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड OOR। यानी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। तो अब अगर हम कोई दर समीकरण लेते हैं, सपोज दैट आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर x इंटू एक्टिव मास ऑफ b पावर y, राइट। ये हम कोई दर समीकरण ले किसी अभिक्रिया के लिए, तो अब हमारी जो OOR होगी दोस्तों वो क्या होगी, ये अभिकारक हैं a और b, इनकी सांद्रता पद के घात क्या है x और y, तो x और y के योग के बराबर होगा हमारा अभिक्रिया की कोटि। ओके, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक अभिक्रिया के लिए दर समीकरण आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1/2 एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर 1/2 है, तो अब बताइए इसकी कोटि क्या होगी। तो OOR इज इक्वल टू जस्ट वेरी सिंपल दोस्तों, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगी 1, यानी इसकी जो कोटि होगी वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, राइट। तो अब देखिए, अगर किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों का घातों का योग कितना आता है, 1 आता है। ध्यान सुनिएगा, समझ में आ रही बात। अगर किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग क्या है, 1 है, तो वो किस कोटि की होगी, वो होगी भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, राइट। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग आता है 2, तो वो किस कोटि की होगी भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर 3 आता है तो क्या होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 4 आता है तो क्या होगी, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। और अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग 0 है, तो उसे क्या बोलेंगे भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अंडरस्टैंड। अच्छा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है शून्य के साथ साथ भिन्न में भी हो सकती है, 1/2, 3/2, समथिंग कुछ भी भिन्न में हो सकती है, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले नंबर से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया, एक रासायनिक समीकरण ले लिया, A कन्वर्टेड इनटू B। ओके, अब इस परिवर्तन में अगर हम t = 0 लेते हैं, यानी जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस समय अगर इसकी सांद्रता, किसकी, A की सांद्रता है A मोल पर लीटर, राइट, तो B की सांद्रता कितनी होगी बताइए भाई, B की सांद्रता क्या होगी, 0 मोल पर लीटर। चूंकि रिएक्शन क्या है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन t समय बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ जो है रिएक्शन प्रोग्रेस में आ गया होगा। माना कि रिएक्शन जो है आगे बढ़ा और उसमें A, अभिकारक A की मात्रा जो A मोल पर लीटर है उसमें से X मात्रा रिड्यूस हो जा रही है, तो t समय बाद जो A की सांद्रता है वो बचेगी A माइनस X मोल पर लीटर। क्या बचेगी, A माइनस X मोल पर लीटर, और वहीं B क्या बन जाएगा, X मोल पर लीटर बन जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाते हैं, तो जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है वो ये कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर दैट इज dx/dt वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के, यानी A माइनस x के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, राइट। अब अगर dx/dt बराबर निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट k है, जिसे आप वेग स्थिरांक कहते हैं, और हो जाएगा इंटू A माइनस x, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता है उसकी घात यहाँ 1 छिपी हुई है, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, तो यहाँ 1 ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो है 1 यहाँ पर घात है,
तो इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इंडिकेशन भी है दोस्तों, राइट। अब देखिए अगर हम इसको कुछ चेंज करके लेना चाहें, ये a माइनस एक्स को इधर लाएं और dt को उधर ले जाएं, तो क्या होगा, समीकरण का स्वरूप हो जाएगा dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी। क्या ये लाइन क्लियर है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हमको करना होगा समाकलन। समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या मिल जाएगा, वेग समाकलित समीकरण मिल जाएगा। वेग समाकलित समीकरण, वेग समाकलित समीकरण मिल जाएगा। तो वेग समाकलित समीकरण के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। अब बायो वाले जो विद्यार्थी हैं वो सीधे क्या कर देंगे, सीधे यहाँ से हल करके ये याद रखेंगे कि k इज इक्वल टू आता है समाकलन करने के बाद 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लाग a बाई a माइनस एक्स, राइट, ये आता है। ये आप याद कर लेंगे यहाँ से। लेकिन जो मैथ वाले हैं, चलिए हम समाकलन करते हैं इसका। तो समाकलन करेंगे dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k समाकलन dt, राइट। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है आगे, तो मैं इधर लिखता हूँ। देखिए जब समाकलन करेंगे तो भाई आ जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस एक समाकलन नियतांक, जो कि क्या होगा, i हो सकता है, c हो सकता है, किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर t इज इक्वल टू 0 है, ध्यान समझिएगा, t इज इक्वल टू क्या है, 0, तो उस समय दोस्तों क्या होगा, a माइनस एक्स ये जो है ना, ये भी क्या होगा, a के इक्वल होगा। बात समझिए, जब t बराबर क्या है, t बराबर है 0, तो उस समय जो a माइनस एक्स है वो क्या है भैया, a मोल पर लीटर है। ऐसे आप समझ सकते हो, या तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि x यहाँ पर ये x जब t बराबर 0 होगा तो x क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। और a माइनस एक्स में x की वैल्यू को रखेंगे 0, तो क्या निकल के आएगा, वो आ जाएगा a, राइट। चलिए तो t इज इक्वल टू 0 पर a माइनस एक्स क्या हो गया, a। तो इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं, तो हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ln, अब a माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, a इज इक्वल टू k इंटू टी, टी की वैल्यू जब 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और क्या होगा, आ जाएगा i, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ln a। ओके, तो अब i की वैल्यू को, i के मान को हम क्या कर दें, इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, इस समीकरण का हम नोटेशन कर देते हैं यहाँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सपोज, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर तो i का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस अब देखिए i का मान निगेटिव में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ln a, राइट। अब देखिए अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, राइट। यहाँ पर लाग प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ओके, थोड़ा सा इधर इरेज करना होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ln a माइनस एक्स है, यहाँ लाग प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या, लाग m माइनस लाग n इज इक्वल टू होता लाग m बटा n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू हो जाएगा ln a बाई a माइनस एक्स, ln a बाई a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम जानते क्या है कि ln जो होता है वो अगर कॉमन लाग में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू तो 2.303 ये होती है, और इंटू लाग, ठीक है, 2.303 इंटू लाग ये होती है कॉमन लाग में कन्वर्ट करने पर। तो ln की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 और क्या हो जाएगा, लाग a बाई a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर k बराबर निकालना चाहते हैं तो k बराबर क्या होगा, t डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लाग
ए बटा ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। क्या ये यही फार्मूला नहीं है ये? ठीक है ना, वही फार्मूला आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा इसका नोटेशन आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, चूंकि ए क्या है, ए है भाई ये अभिकारी पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता। कौन सी सांद्रता? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को अगर हम A0 से या A0 से रिप्रेजेंट करें तो A इक्वल टू क्या हो गया, A0 हो गया, और A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा अभिकारी पदार्थ A की सांद्रता। तो इसको अगर हम रख दें तो यहाँ पर समीकरण का स्वरूप ये भी बन सकता है, देखिएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, ये तो जो कहते हूँ इनटू हो जाएगा log एक्टिव मास ऑफ A0 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ A, राइट। तो ये फार्मूला आपका जो ये प्राप्त होता है इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण। तो इसको आपको बार बार लिख करके याद करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का निर्धारण, अर्ध आयु का निर्धारण, अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु का निर्धारण, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको जानना है पहले अर्धायु क्या होता है। तो अर्धायु क्या है, या टी हाफ से इसका नोटेशन टी हाफ क्या है, तो जानिए कि वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या बचे, आधा बचे, राइट। तो वह समय जिसमें कोई अभिकारी पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या बचे, आधा बचे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध आयु बोलते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर प्रारंभ में वो 100 ग्राम है तो जितने समय में ये 100 ग्राम अभिकारी पदार्थ क्या बचे, 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम बचे, तो उस समय को क्या बोलते हैं, अर्धायु बोलते हैं। तो अगर यार मान लेते हैं प्रारंभ में जो सांद्रता थी उस हिसाब से, पुराने हिसाब से वो थी A मोल पर लीटर थी, और बाद में कितनी हो गई, A माइनस एक्स हो गई थी। तो अगर टी हाफ समय बीतेगा, कितना, टी हाफ समय बीतेगा, तो उस समय इसकी जो सांद्रता होगी A/2 मोल पर लीटर होगी, यानी A माइनस एक्स जो था वो क्या हो जाएगा भाई, A/2 मोल पर लीटर। चलिए इसी चीज़ को हम प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग समाकलित समीकरण में रख देते हैं। क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log A बाई A माइनस एक्स, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, टी क्या कर दें, टी को कर देंगे टी हाफ, ठीक है। टी कितना ले लिया, टी हाफ के बराबर, तो उस समय A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, A/2। इसको हम रख देते हैं इसमें। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log A/2, राइट। अब आगे देखिए, सॉरी यहाँ पर टी को क्या कर दिया आपने, 1/2 कर दिया है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ इंटू, अब आधा से भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा log 2। भाई एक में आधे से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो log 2 आ जाएगा। अब यहाँ log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है। अब देख लीजिएगा 0.3010, 3010 को यहाँ पर रख देंगे अगर हम, तो 3010 को रखने पर क्या होगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई टी हाफ हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 0.693, क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, K और टी हाफ में रिलेशन है, या अर्धायु का निर्धारण। अगर आपको K की वैल्यू पता है किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर K की वैल्यू पता है तो उस समय आपको इस फार्मूला में क्या करना है, K की वैल्यू को रखना है और टी हाफ की वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेना है, राइट। तो ये हुआ भाई डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले या प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए कौन कौन से लक्षण हैं। प्रथम कोटि
के अभिक्रिया के लक्षण, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड में आया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए पहला नंबर क्या है भाई, पहला नंबर क्या होगा, जो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ, ये है, इंटू log a बाई a माइनस एक्स, ये है ना। तो इस समीकरण का क्या करता है, कोई भी प्रथम कोटि का रिएक्शन हो क्या करता है, अनुपालन करता है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, K का मात्रक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभी आप K का यूनिट निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, K इज इक्वल टू टाइम इनवर्स इनटू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n। ओके, इस फार्मूला की सहायता से आप K की यूनिट निकालते हैं, राइट। तो K की यूनिट जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि K का जो यूनिट है वो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और इसकी जो यूनिट आती है वो टाइम इनवर्स आती है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, राइट, अनंत समय लगता है। यानी द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेक्स इन्फिनिट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है, ये आपका तीसरा होगा। चौथा क्या भाई, अगर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता को आप n गुना बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया की दर भी n गुना बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई पदार्थ है, अब उसका इनिशियल अमाउंट 100 ग्राम है, अब हाफ लाइफ मान लेते हैं 20 मिनट है, और 20 मिनट में वो क्या हो जाएगा, फिर 50 ग्राम बचेगा। बट अगर इसकी सांद्रता को हम 50 ग्राम ही कर दें अब, तो भी 20 मिनट लगेंगे कितना होने में, 25 ग्राम होने में। अब यहाँ पर देखिए 50 ग्राम रिड्यूस हो रहा है 20 मिनट में, और यहाँ 20 मिनट में 25 ग्राम रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर सांद्रता को बढ़ाते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये आपको 2 नंबर में आ जाता, फटाफट आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt प्रोपोर्शनल होगा a माइनस एक्स के पावर 2 के। या आप ये कह लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन है a प्लस बी मेक प्रोडक्ट, ये है ना, तो क्या होगा, जो रिएक्शन रेट होगा वो होगा क्या, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो OOR क्या हो जाएगा भाई, 2। क्यों, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर या तो आप ये भी इसको कह सकते हो कि R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो अभिकारी पदार्थ है उसकी सांद्रता के द्वितीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका भी वेग समाकलित समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में इसको नहीं पढ़ना है आपको। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, उसका वेग समाकलित समीकरण निकालेंगे। लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये मान के चलें, dx बाई dt प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ ए पावर 2। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उसकी अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर dx बाई dt प्रोपोर्शनल है अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के तृतीय घात के, तब हम उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल। थैंक यू।